हेलो दोस्तों, इससे पूर्व हमने लोक के प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों की चर्चा की थी। उसी क्रम में हम लोक के उदारवाद का अध्ययन करेंगे। लोक के उदारवाद से संबंधित भी कई बार नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि लोक उदारवाद का जनक कौन है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है वो जॉन लॉक है। तो आइए हम लोक के उदारवाद की चर्चा करते हैं। लोक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है, अर्थात लोक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। लोक ने कहा है कि आदिकाल से स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का महत्तम लक्ष्य समझा जाता है, अर्थात प्राचीन काल से स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का महत्तम लक्ष्य समझा जाता है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। वो किसी दूसरे के नियंत्रण में रहना नहीं चाहता, अपनी इच्छा से ही कार्य करना चाहता है। वह दूसरे के अधीन रहकर कोई कार्य नहीं करना चाहता। अर्थात व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है वो स्वतंत्र है, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन इसे राजनीतिक विचार के केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का श्रेय उदारवादी दर्शन को प्राप्त है। अर्थात जो ये स्वतंत्रता का जो विचार था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष केवल उदारवादी विचारधारा ने लिया। इसके अलावा अनेक जो भी विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं थी, उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं दिया। स्वतंत्रता की समस्या और मानव मात्र के लिए इसकी प्राप्ति के लिए जितना ध्यान उदारवाद ने केंद्रित किया उतना किसी अन्य विचारधारा ने नहीं किया। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जितना ध्यान उदारवादी विचारधारा ने दिया उतना किसी भी अन्य विचारधारा ने नहीं दिया। उदारवाद के समर्थकों में लोक का स्थान अग्रण्य, अर्थात उदारवाद के जितने भी समर्थक विचारक रहे हैं उनमें लोक का अग्रण्य स्थान रहा है। लोक को उदारवाद का जनक एवं उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है, अर्थात लोक को उदारवाद का जनक एवं उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि लोक ने अपने दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। अर्थात लोक ने अपने दर्शन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, अर्थात उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ही अपना चिंतन आगे बढ़ाया है। उदारवाद के दो रूप प्रचलित हैं, अर्थात उदारवाद के दो रूप प्रचलित हैं। उदारवाद दो प्रकार का होता है। इसमें देखिए, पहला है प्राचीन उदारवाद, अर्थात लोक से पूर्व जो उदारवाद था उसको प्राचीन उदारवाद कहते हैं। दूसरा है नवीन उदारवाद, अर्थात जो लोक ने जो प्रस्तुत किया उदारवादी विचारधारा उसको नवीन उदारवाद कहा जाता है। तो हम इसमें से प्रथम जो उदारवाद है प्राचीन उदारवाद उसको लेते हैं। इसके मुख्य प्रतिपादक बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेफरसन और टॉमस पेन है। अर्थात प्राचीन उदारवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेफरसन और टॉमस पेन है। ये राज्य को एक श्रेष्ठतम अवस्था में भी, अर्थात ये राज्य को एक श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक बुराई मानते हैं, अर्थात राज्य को श्रेष्ठ अवस्था में भी बुराई मानते हैं, अर्थात राज्य को ये अच्छा नहीं मानते हैं। इनकी दृष्टि में राज्य एक प्रहरी का काम करता है, अर्थात इन विचारकों की दृष्टि में राज्य सिर्फ सुरक्षा का काम करता है, अर्थात प्रहरी का काम करता है कि राज्य सिर्फ बाह्य आक्रमणों से रक्षा कर सकता है और राज्य का काम सिर्फ आंतरिक शांति की स्थापना करना, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना आदि है। जबकि इनका मानना है कि राज्य को व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं करना चाहिए, ये राज्य का काम नहीं है, ऐसा मानना इन विचारकों का है। तथा राज्य की शक्तियां सीमित होती हैं, अर्थात प्राचीन उदारवादी विचारक मानते हैं कि राज्य की शक्तियां सीमित होती हैं, राज्य को अधिकतम शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। दूसरा है नवीन उदारवाद। लोक उदारवाद की नवीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात उदारवाद की नवीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व लोक करता है तथा शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन मानता है। अर्थात उदारवाद की नवीन विचारधारा के अंतर्गत लोग
शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन मानता है। अर्थात शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित साधन उपलब्ध करवाए। टी.एच. ग्रीन नवीन उदारवाद का दूसरा विचारक है। इस प्रकार नवीन उदारवाद के दो विचारक हैं, पहला लोक और दूसरा है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन जनतंत्रात्मक उदारवाद की व्याख्या की है, अर्थात लोक ने उदारवाद की व्याख्या की है और टी.एच. ग्रीन ने जनतंत्रात्मक उदारवाद की व्याख्या की है। इस प्रकार नवीन उदारवादी विचारधारा से दो विचारक जुड़े हुए हैं, लोक और टी.एच. ग्रीन। उदारवाद की परिभाषा कि उदारवाद कहते किसे हैं। वैसे तो उदारवाद की परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि इसमें आदर्श, व्यक्ति की मान्यताएं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, तीन तत्वों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार उदारवाद की परिभाषा करना थोड़ा एक कठिन कार्य है। उदारवादी विचारधारा दूसरी विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा है वो अन्य विचारधाराओं की भांति एक निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है, अर्थात इसका कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। उदारवाद न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है, अर्थात उदारवाद किसी व्यक्ति विशेष के विचारों का परिणाम नहीं है, और न ही यह विचारधारा एक युग के साथ जुड़ी, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के विचार भी इसमें शामिल नहीं है, और न ही यह विचारधारा किसी विशेष युग से जुड़ी हुई है। वास्तव में यह अनेक विचारों का मिश्रण है, अर्थात उदारवादी जो विचारधारा है वो अनेक विचारों का सहमिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि है, अर्थात जीवन जीने की एक दृष्टि है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी के नियंत्रण में अपना जीवन नहीं जीना चाहता, वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहता है। अर्थात किसी पशु को भी अगर बांध कर रखा जाता है तो वो भी स्वतंत्र होना चाहता है। अतः कोई व्यक्ति तो बंधन में रहना चाहेगा ही नहीं। तो यह विचारधारा एक जीवन दृष्टि है। जीवन क्रम, अर्थात दूसरे क्रम में अपन देखें तो ये एक जीवन क्रम है, अर्थात जीवन जीने का एक क्रम है और मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है, अर्थात मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क ये नहीं चाहता कि मैं किसी के नियंत्रण में हूँ। जब भी व्यक्ति का मस्तिष्क विकास करता है, उसकी विचारशैली उत्पन्न होती है, तो उसको दूसरे का नियंत्रण अखड़ने लगता है। अतः व्यक्ति का मस्तिष्क ही ऐसा होता है कि वह किसी के नियंत्रण में रहना नहीं चाहता। इस प्रकार यह एक मस्तिष्क की प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं हैं, अर्थात इसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श और संस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत मान्यताएं, आदर्श और संस्थाएं कार्य करती हैं। ऐसी स्थिति में उदारवाद की परिभाषा करना कठिन है। इस प्रकार हम एक निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंचते कि उदारवाद कहें किसको, जीवन कर्म को कहें या जीवन दृष्टि को या मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति को उदारवाद कहें, क्योंकि इसकी परिभाषा करना कठिन है। उदारवाद से अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना, अर्थात लोक कहता है कि हम एक सीधे से अर्थ में इस प्रकार उदारवाद का अर्थ समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसे ही हम उदारवाद कह सकते हैं। उदारवाद व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का मिश्रण है, अर्थात कुछ व्यक्ति या कुछ विचारक कहते हैं कि उदारवाद केवल व्यक्तिवाद है, अर्थात राज्य को व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं है। हाँ, उदारवाद व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का मिश्रण है, लेकिन उदारवाद व्यक्तिवाद नहीं है। इस प्रकार उदारवाद व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का मिश्रण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है तथा वह अपने हित में कार्य करना चाहता है, वह सदैव अपना विकास करना चाहता है। इस प्रकार व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता दोनों मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों का सहमिश्रण है, उसे ही उदारवाद कहते हैं। उदारवाद का उद्देश्य, उदारवाद का मुख्य उद्देश्य लोक ने बताया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। अर्थात लोक व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, अर्थात लोक कहता है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, उस पर राज्य को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति पर
राज्य का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम laissez-faire के सिद्धांत की अनुपालना लोक ने की थी। वह चाहता है कि राज्य को किसी भी प्रकार से व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। उदारवाद की विशेषताएं। लोक ने उदारवाद की करीबन 9 विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार है। पहली विशेषता है विवेक में आस्था। लोक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील होता है, अर्थात उसकी पूर्ण रूप से व्यक्ति के विवेक में आस्था थी। दूसरी विशेषता है व्यक्ति साध्य राज्य साधन, अर्थात लोक का मानना है कि व्यक्ति एक साध्य है और राज्य साधन के रूप में कार्य करता है। तीसरी विशेषता है राज्य एक कृत्रिम संस्था, अर्थात लोक राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। चौथी विशेषता है प्राकृतिक नियम, अर्थात लोक ने अपने दर्शन में प्राकृतिक नियमों की विवेचना भी की है। पांचवी विशेषता है प्राकृतिक अधिकार। लोक ने का मानना है कि प्रकृति के द्वारा व्यक्ति को 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। छठी विशेषता है सीमित सरकार, अर्थात सरकार को मर्यादित रूप में ही रखना चाहता है। सातवीं विशेषता है शक्ति विभाजन। लोक ने अपने दर्शन में शक्ति विभाजन की बात की है। और आठवीं विशेषता है रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं, अर्थात लोक की रूढ़िवादी विचारधारा में आस्था नहीं है या रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं है। और 9वीं विशेषता है धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। लोक ही ऐसा प्रथम विचारक था जिसने धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की थी। तो आइए हम एक एक विशेषता की डिटेल से चर्चा करते हैं। प्रथम विशेषता है विवेक में आस्था, अर्थात लोक की व्यक्ति को विवेकशील मानता था, अर्थात व्यक्ति अपने बारे में अच्छा बुरा सब जानता है। लोक का ऐसा विश्वास था, उस पर किसी भी प्रकार का व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उदारवादी विचारधारा का प्रमुख आधार विवेक और बुद्धि में मूलभूत आस्था है, अर्थात उदारवाद व्यक्ति के विवेक और बुद्धि में विश्वास रखता है। तत्कालीन यूरोप में ईसाइयत ने मनुष्य के विवेक को कठोर बंधनों से जकड़ रखा था, अर्थात लोक के समय यूरोप में जो ईसाइयत व्यवस्था थी उसमें मनुष्य को के विवेक को धर्म के नियंत्रण में कर रखा था, अर्थात विवेक को कठोर बंधनों से जकड़ रखा था। वहाँ पोप का नियंत्रण था। चर्च के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उनको व्यक्तियों को मानना पड़ता था। इस प्रकार व्यक्ति धर्म का विरोध या चर्च का विरोध नहीं कर सकते थे, चाहे उनके विवेक में कुछ भी चल रहा हो, चाहे चर्च उनके भविष्य के बारे में सोचे या अच्छाई के लिए कार्य कर रही है या बुराई के लिए, इससे कोई मतलब नहीं था। व्यक्ति केवल चर्च के आदेशों की पालना करते थे। इस प्रकार व्यक्ति के मन और विवेक पर पूर्ण रूप से चर्च और धर्म का कठोर नियंत्रण था। पोप धर्मशास्त्रों का जो अर्थ बताते थे, अर्थात वहाँ के जो पोप धर्मगुरु थे ईसाइयों के, वो जैसा शास्त्रों का अर्थ बताते थे कि व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा ही व्यक्ति को मानना पड़ता था। वह प्रमाणिक है, अर्थात जो पोप ने कह दिया वो प्रमाणिक है। हमारे भी यहाँ ब्राह्मणों ने जो भी धर्मशास्त्रों की चर्चा की, व्यक्ति आज भी मानते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद में उसके पुत्रों को गाय दान करनी चाहिए और भोजन के सामग्री अनाज दान करें कि उसको मरने के बाद परलोक में प्राप्त हो जाता है। ऐसी जो धारणाएं थी आज भी लोग उस पर विश्वास करते हैं और ऐसा करते हैं। वैसा ही ईसाइयत व्यवस्था में भी था कि जैसा पोप बताते थे वैसा ही वो लोग प्रमाणिक मानते थे। लेकिन लोक ने इसका विरोध किया और लोगों को स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। ऐसा एक धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में है। जैसे गदर फिल्म में जब वो एक्टरनी सकीना अपने पिता का कहना नहीं मानती है और उसके अनुसार निकाह नहीं करना चाहती है, वह गदर के एक्टर जो तारा है उससे साथ करना या उसके साथ रहने के लिए अड़ी है, तो मौलवी कहता है कि लड़की खुदा से डर, अर्थात खुदा से डर। इस प्रकार धर्म का जो नियंत्रण है व्यक्ति के विवेक पर लिया जाता है। वैसा ही सभी धर्मों में वर्णन किया जाता है कि क्या पाप है क्या धर्म है। पाप और पुण्य की बात करके धर्म का शिकंजा व्यक्ति के विवेक पर कसा जाता है।
अपने विवेक के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। लोक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर स्वयं सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत। इस सब पर विचार व्यक्ति को करना चाहिए। टॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन मेरा चर्च है, अर्थात मेरा मन ही मेरा चर्च है। मुझे किसी धर्मशाला या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्या चर्च का मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन ही मेरा चर्च है। इसके अलावा मुझे किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, व्यक्ति साध्य राज्य साधन। अर्थात लोग कहता है कि व्यक्ति एक साध्य है, अर्थात राज्य का निर्माण व्यक्ति के विकास के लिए है, व्यक्ति के हित के लिए है। इसके लिए राज्य एक साधन के रूप में कार्य करता है। उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है, अर्थात उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति को माना है। लोक ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। लोक ने भी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। उसके अनुसार व्यक्ति का भौतिक से अभिप्राय है कि वो जैसा भी भौतिक संसाधन है, भौतिक सुविधाओं की मांग करता है, भौतिक सुविधाएं उसे चाहिए, वो सभी भौतिक में आती हैं। बौद्धिक का मतलब है व्यक्ति वैज्ञानिक बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, अपनी बुद्धि का विकास कैसा करना चाहता है, वो बौद्धिक तत्व में आता है। और आध्यात्मिक हित अर्थात धर्म के अनुसार वह ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर में विश्वास व सत्य की प्राप्ति आदि आध्यात्मिक हित में आते हैं। तथा उसकी रचनात्मक शक्तियों का अभिप्राय रचनाओं से, अर्थात व्यक्ति किसी वस्तु का भवन निर्माण कर रहा है या किसी मंदिर निर्माण करना है या कोई शिल्प कला का विकास कर रहा है, ऐसा इसमें लिया जाता है कि रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य तो साधन मात्र है, अर्थात लोक ये कहता है कि राज्य तो केवल एक साधन मात्र है और उसका महत्व है उसी सीमा तक, अर्थात राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जहां तक वह इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होता है। अर्थात राज्य व्यक्ति की भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हित और उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास करने में जहां तक वह सहायक सिद्ध होता है, उसी में राज्य का हित है। तीसरी विशेषता है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अर्थात लोक ने उदारवाद की तीसरी विशेषता बताई है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। लोक ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। उसके अनुसार राज्य प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के आपसी समझौते का परिणाम है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया था। ऐसा लोक का मानना है कि व्यक्तियों ने एक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण किया। राज्य की स्थापना व्यक्ति के हित के लिए ही की गई थी। अर्थात लोक का मानना है कि राज्य की स्थापना व्यक्ति के हित के लिए की गई थी। अगर राज्य उनके उद्देश्यों की पूर्ति में असफल होता है, लोक का कहना है कि अगर राज्य व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति में असफल होता है तो उसे भंग भी किया जा सकता है, अर्थात राज्य को समाप्त किया जा सकता है अगर राज्य व्यक्तियों के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं होता है। तो इस प्रकार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, अर्थात राज्य कोई प्राकृतिक संस्था न होकर के कोई देवताओं के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि व्यक्तियों ने अपनी इच्छा और अपने उद्देश्यों के लिए इसकी पूर्ति की थी। अगर ये व्यक्तियों की सुविधाओं या उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल होता है तो इसे भंग भी किया जा सकता है। इस प्रकार लोक ने कहा है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। 4 नंबर की विशेषता है प्राकृतिक नियम। लोक ने चौथी विशेषता में प्राकृतिक नियम लिए कि लोक ने प्राकृतिक नियमों को सर्वोच्च नैतिक नियमों के रूप में स्वीकार किया है। लोक ने अपने दर्शन में प्राकृतिक नियमों को सर्वोच्च नैतिक नियमों के रूप में स्वीकार किया। उसने बोंदा ग्रोसियस की तरह ही उन्हें प्रत्येक निरंकुश सत्ता को सीमित करने के लिए अस्त्रों के रूप में प्राकृतिक नियमों का प्रयोग किया। लोक ने भी बोंदा और ग्रोसियस की तरह ही प्रत्येक निरंकुश सत्ता को, अर्थात राजा की सत्ता को सीमित करने के लिए इन प्राकृतिक नियमों को अस्त्रों के रूप में प्रयोग किया है। बारकर ने तो यहाँ तक कहा है कि हम सामान्यतः लोक को सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रवर्तक होना मानते हैं। अर्थात बारकर का मानना है कि मैं तो लोक को सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रवर्तक मानता हूँ।
जबकि लोक के बारे में ये सोचना अधिक न्यायसंगत होगा कि वह प्राकृतिक नियम की संप्रभुता का प्रवर्तक है, अर्थात वह सामाजिक समझौते का प्रवर्तक हो या नहीं, जबकि वह प्राकृतिक नियम की संप्रभुता का प्रवर्तक है। लोक ने अपने दर्शन में प्राकृतिक नियमों को अधिक महत्व दिया है, अर्थात लोक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम ही एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे व्यक्ति अपना जीवन यापन करते थे या अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाते थे, व्यवस्थित करते थे। पांचवी विशेषता है प्राकृतिक अधिकार। लोक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, अर्थात उदारवादियों का विश्वास रहा है कि व्यक्ति को कुछ जन्मजात अधिकार प्राप्त है, अर्थात उदारवादी विचारकों का विश्वास था कि व्यक्ति को जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो जन्म लेने के साथ साथ ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा है, अर्थात जन्म के साथ ही जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं उन्हें ही लोक ने प्राकृतिक अधिकार कहा है। लोक का कथन है कि अधिकारों की पुष्टि किसी मानवीय संस्था अर्थात मनुष्य के द्वारा निर्मित कोई संस्था, समाज या राज्य द्वारा नहीं की गई, अर्थात इन अधिकारों की पुष्टि कोई मानवीय संस्था, समाज या राज्य द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ये तो इनके अस्तित्व के पूर्व से विद्यमान है। अर्थात जो अधिकार जन्म के साथ प्राप्त होते हैं वो मानवीय संस्था, समाज और राज्य से पूर्व प्राप्त हो जाते हैं। उस दौरान तो राज्य समाज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, न ही किसी मानवीय संस्था की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार लोक प्राकृतिक अधिकारों का मसीहा है। अतः लोक 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन और जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये 3 अधिकारों की बात लोक करता है। अगली विशेषता है सीमित सरकार। लोक ने अगली विशेषता बताई है कि सीमित सरकार की स्थापना की बात वो करता है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के हित की रक्षा के लिए होती है। लोक का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के हित की रक्षा के लिए होती है, जिससे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का अधिकार दिया जाता है। अतः व्यक्तियों ने अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का अधिकार राज्य को दिया है। शेष अधिकार जनता के पास होते हैं, अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का अधिकार उसने राज्य को दे दिया, शेष अधिकार जनता के पास होते हैं। इस प्रकार लोक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राज्य और सरकार की स्वेच्छाचारी और अमर्यादित शक्तियों पर घोड़े की लगाम का काम करता है। अर्थात लोक है वो सरकार को मर्यादित करने का प्रयास करता है, अर्थात सरकार की शक्तियों पर वह अंकुश लगाने का कार्य करता है। इसी आधार पर लॉस्की ने लोक के राज्य को एक विशाल, मर्यादित अर्थभार वाली कंपनी की संज्ञा दी है। अतः लॉस्की ने भी लोक के राज्य को एक विशाल, मर्यादित अर्थभार वाली कंपनी की संज्ञा दी है जो संपत्ति की रक्षा करती है। अर्थात इस कंपनी का काम केवल संपत्ति की रक्षा करना है, जबकि व्यक्तियों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाने का काम नहीं है। इस प्रकार लोक है वो सीमित सरकार की स्थापना करना चाहता है, अर्थात सरकार की शक्तियों पर वह 3 अधिकारों के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास करता है। अगली विशेषता है शक्ति का विभाजन। अर्थात सर्वप्रथम लोक ने शक्ति विभाजन की बात की थी कि वह सरकार को निरंकुश होने से बचाने के लिए कि सरकार अपनी शक्तियों का अतिक्रमण न करे, अर्थात शक्तियों का प्रयोग कर जनता के साथ अत्याचार न कर सके, इसके लिए उसने शक्ति विभाजन को अपनाया था। लोक ने शक्ति विभाजन को स्वीकार किया, अर्थात लोक ने शक्ति विभाजन को स्वीकार किया था। उसका मानना था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। लोक का मानना था कि सरकार के अंग कितने होते हैं? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, अर्थात सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, अर्थात जनता का अहित न कर सके। इसके लिए लोक ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
अर्थात सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए ही लोक ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया कि व्यवस्था कानून बनाने का काम केवल व्यवस्थापिका का होगा, लागू करने का काम सरकार कार्यपालिका का होगा और न्यायपालिका का कार्य न्याय करने का कार्य होगा, अर्थात कानूनों की रक्षा करने का कार्य होगा। इस प्रकार सरकार के 3 अंग आपस में संतुलित रहेंगे, नियंत्रित रहेंगे तथा सरकार का कोई भी अंग शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। अगली विशेषता है रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं। उदारवाद की 8वीं विशेषता है रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है। लोग कहता है कि मानवीय विवेक में विश्वास करना चाहिए, अर्थात मानव विवेकशील होता है। उदारवादी विचारधारा मानवीय विवेक में विश्वास करती है। वह ऐसे विचार, संस्था, सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकती जो बुद्धि संगत न हो। अर्थात उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति ऐसा विचार या संस्था या सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जो उसकी बुद्धि संगत न हो। लोक का मानना है कि व्यक्ति को अपनी प्रगति के लिए अगर इतिहास, परंपराओं, रूढ़ियों आदि का विरोध करना पड़े तो व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहिए। इसके लिए उसे राज्य, धर्म और आदि परंपराओं, रूढ़िवादियों और इतिहास के प्रपंच में फंसकर अपना विकास अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। अतः लोक है वो रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं रखता है, अर्थात उदारवादी विचारधारा रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं रखती। वो सिर्फ परिवर्तनशीलता में विश्वास करता है, अर्थात वह व्यक्ति का संपूर्ण विकास और व्यक्ति की प्रगति चाहता है। ऐसा नहीं कि वह इतिहास के प्रपंच में फंसकर या परंपराओं के जाल में गुंथकर अपनी जिंदगी वहीं समाप्त कर दे। अगली विशेषता है धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। उदारवादी विचारधारा की लास्ट विशेषता यही है कि धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य। तत्कालीन यूरोपीय समाज में अर्थात लोक के समय जो यूरोपीय समाज में धर्म के नाम पर नाना प्रकार के कुकर्म हो रहे थे, अर्थात व्यभिचार, अत्याचार जो भी धर्म के नाम पर हो रहा था वो वैसा होता ही रहता है। जनता के ऊपर धर्म लादा जा रहा था, अर्थात उस समय जनता के ऊपर धर्म लादा जा रहा था। उन्हें धर्म के मामले में कोई स्वतंत्रता नहीं थी, अर्थात यूरोप में धर्म के मामलों में व्यक्तियों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी। चर्च और पादरी उनके धार्मिक भाग्य के निर्णायक थे, अर्थात जो चर्च और पादरी उनके धार्मिक भाग्य के निर्णायक थे, अर्थात वो जैसा कहते थे, जैसा आदेश देते थे, लोगों को वैसा करना होता था, अर्थात वो धर्म के दलाल थे। लोक ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का बीजारोपण किया था, अर्थात सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य का बीजारोपण लोक ने किया था। उसने ही धार्मिक सहिष्णुता की बात की थी। उसका मानना था कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य किसी भी धर्म का पक्ष लेकर के जनता को बाधित न करे तथा जनता की इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार, अपना विश्वास मानने का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। लास्ट में लोक ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, अर्थात लोक ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। लोगों को अपने विचार और अपने विश्वास के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।